अस्पताल और अस्पताल से जुड़ी हुई सरकारी सेवाएं एम्बुलेंस नहीं है तो नदी पार करवाते हैं खाट पर बीमार को लेकर, गर्भवती को लेकर। कभी कभी उसी खाट पर उसकी जचकी हो जाती है और जच्चा बच्चा को अस्पताल पहुंचाते हैं। कभी बचते हैं, कभी नहीं भी बच पाते। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान में सरकारी अस्पतालों की बदहाली के ऊपर पूरे देश भर से खबरें आते रहती हैं, छू लेती हैं। अस्पताल और अस्पताल से जुड़ी हुई सरकारी सेवाएं एम्बुलेंस नहीं है तो नदी पार करवाते हैं खाट पर बीमार को लेकर, गर्भवती को लेकर। कभी कभी उसी खाट पर उसकी जचकी हो जाती है और जच्चा बच्चा को अस्पताल पहुंचाते हैं। कभी बचते हैं, कभी नहीं भी बच पाते। मध्य प्रदेश का अभी एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक लाश को गांव पहुंचाने के लिए ड्रम पर बांधकर नदी पार कराई जा रही थी और कोई इंतजाम नहीं था। ये सरकार का इंतजाम है। जगह जगह स्कूली बच्चे कहीं बांध का निकट कूद कूद कर पार कर रहे हैं, कहीं पानी में डूब कर जा रहे हैं, कहीं शिक्षक ट्रक के ट्यूब से उस पर सवार होकर पार कर रहे हैं। कई तरह की बदहाली है। शायद इसलिए भी है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था में नहीं दिखते। कि जीडीपी कितना बढ़ा नहीं दिखता सरकारी अस्पताल में इलाज से, या बुजुर्गों को कितनी राहत मिली नहीं दिखता, जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होता। अर्थशास्त्र के आंकड़े जो रहते हैं, देश की इकोनॉमी के आंकड़े जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। वो किसी बच्चे के स्कूल की बदहाली में कैसे 11 साल उसने गुजार दिए सरकारी या म्यूनिसिपल स्कूल में, इमारत थी या नहीं थी या तबेला था, वहाँ पर जानवर मवेशी बंधते थे, उन्हीं के साथ में पढ़ना पड़ता था। मवेशियों को प्राथमिकता मिलती थी, बच्चे पेड़ के नीचे या खुले में भी पढ़ लेते थे। ये आंकड़े नहीं दिखते, जीडीपी में नहीं दिखते कि देश की अर्थव्यवस्था उसका एक हिस्सा खर्च होता है इसके ऊपर। 2%, 4%, 6% खर्च होता है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने भी कहा था कि शिक्षा पे 6% खर्च कम से कम किया जाना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि 6% खर्च अभी नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जीडीपी में रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसमें सरकार के उत्पादन के, कमाई के, अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसके आंकड़े जो हैं, इसके लिए लोगों के ऊपर जो खर्च होता है, चाहे उनकी सेहत पे हो, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई पे हो, चाहे किसी और चीज़ पे हो, उसमें ये आंकड़े नहीं दिखते हैं। ये खर्च के कॉलम में आता है। ये सरकारों को कमाई का कॉलम दिखना चाहिए, उसमें चाहे देश के 100 खरबपति या 50 खरबपति और 150 अरबपति, इन लोगों के आंकड़ों से ही वो कॉलम भर जाए नीचे, आखिर में जाके टोटल जो है वो ठीक हो जाए तो सरकारें खुश रहती हैं कि हम देश में तीसरे नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर हैं। शेयर मार्केट में कितना पूंजी निवेश आ रहा है, उससे जनता की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकारी आंकड़ों का पेट भरता है कि वो कहीं ना कहीं दिखते हैं कि कितना पूंजी निवेश देश में आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि आज जब स्कूलों की बदहाली खबरों में है, अस्पतालों की बदहाली खबरों में है, तो देश का सच क्या है, देश की हकीकत क्या है। जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट को लेकर जो बहुत बदनामी झेल चुके हैं, नितिन गडकरी एकदम से थके हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में एक हाथ पखवाड़े में एकदम थके हुए दिखने लगे हैं। उनका एक टारगेट रहता है कि कितने फ्लाईओवर बन सकते हैं, कितनी सड़कें चौड़ी हो सकती हैं, जहां 4 लेन है 6 लेन हो जाए। किसके काम की रहती हैं ये? क्या देश की गरीब आबादी, जो नीचे की आधी आबादी, क्या उसके बहुत काम की रहती हैं ये सड़कें? हो सकता है कि उसका सामान जिन ट्रकों में पहुंचता है उसके शहर, गांव, कस्बे तक, वो शायद थोड़ा जल्दी पहुंच जाता होगा, 4 दिन के बजाय 3 दिन के सफर में पहुंच जाता होगा और वो कुछ पैसा बचता होगा भाड़े का। तो हो सकता है कि एक माचिस उसको 1.5 रुपए के बजाय 1 रुपये 40 पैसे में मिल जाती होगी। मुझको रेट मालूम नहीं है, मैं ऐसे ही आंकड़े कह रहा हूँ। लेकिन क्या उससे लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ रहा है? फ्लाईओवर बनने से, सड़कें चौड़ी होने से,
टोल नाके बढ़ रहे हैं, लोगों को पैसा देना पड़ता है उसके लिए, चाहे आप किसी भी गाड़ी में जाओ। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रहे हैं, मशीनों से गाड़ियां ऊपर चढ़ाई जाएंगी, एक के ऊपर एक रखी जाएंगी। मैं अपने शहर में, अपने बगल के शहर में देख रहा हूं कि बाजार के बीच में पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए ऐसी पार्किंग की जा रही है कि जमीन से आसमान की तरफ गाड़ियां उठते जाएगी। जिस गाड़ी को नीचे लाना हो, देना हो, वो बटन दबाते ही वो गाड़ी आ जाएगी। क्या सचमुच ही ये प्राथमिकता है, या ये प्राथमिकता है कि बैटरी की बसें चलनी चाहिए, किसी और तरह का सार्वजनिक परिवहन रहना चाहिए ताकि लोगों का अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो? क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए शहरों की? क्या सचमुच ही शहरों में ऐसी ऑटोमेटिक पार्किंग बन जाने से सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा? आपको अगर पता रहेगा कि उस जगह पर एक मैकेनाइज्ड पार्किंग है तो आप और ज़्यादा निकल जाएंगे कार लेकर, वरना हो सकता है कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी या दोपहिए से निकलते। मुझको नहीं लगता है किसी भी चीज़ का हल है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता जो है वो अनुपातहीन तरीके से शहरी विकास में ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव से खबरें आ रही हैं कि बच्चियां जो हैं स्कूल से निकलती हैं, भीगे हुए पहुंचती हैं, भीगे हुए स्कूल पहुंचती हैं, नाले में, नदी में पार करके किसी एनीकट के ऊपर से जाती हैं। अभी 3 दिन पहले 3 बच्चे ऐसे मर गए बहकर, एनीकट के ऊपर से स्कूल से लौट रहे थे घर। इधर मैं देखता हूं कि राजधानी रायपुर में एक जंगला बन रहा है बहुत बड़ा। भाजपा सरकार के शायद 5 साल बना, भूपेश सरकार के 5 साल सरकार तय नहीं कर पाई कि इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। गाना है ना, जैसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो भूपेश सरकार 5 साल तय नहीं कर सकी कि इस स्काई वॉक को आगे बढ़ाया जाए या इसको जमीन पर मटियामेंट कर दिया जाए। अब फिर बीजेपी की सरकार आई है, फिर उसका काम बढ़ रहा है आगे। शायद 150 करोड़ रुपया ऐसा कुछ लग रहा है उसमें कुल। क्या सचमुच ही शहर में जहां लोगों के पास चलने को जमीन है वहां पे इसकी जरूरत थी, या इस पैसे से गांव-गांव में तरह तरह के पुल कुछ बन सकते थे जो बच्चों के काम आते? मैं नहीं जानता हूं क्या किया जाना चाहिए। क्या कंक्रीट के बड़े बड़े ढांचे जो हैं, पुलों के, सड़कों के, फ्लाईओवर के और 4 लेन से 6 लेन, 8 लेन की सड़कों के, क्या इसकी देश को सचमुच इतनी जरूरत है, या इससे केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भला हो रहा है कि उनकी गाड़ियां और ज़्यादा बिक सकती हैं, क्योंकि अब ऐसी सड़कें बन जाने के बाद 2 शहरों के बीच की दूरी जो है अपनी निजी गाड़ी से ज़्यादा अच्छे से दूर हो सकती है दूरी। मैं ये देख के हैरान हूँ कि जब मुंबई पुणे के बीच में बसें चल सकती हैं, खूब अच्छी एयर कंडीशन बसें चल सकती हैं, जब दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब के शहरों तक ऐसी विदेशी बसें चल सकती हैं जो बहुत आरामदेह हैं, प्लेन जैसी ही आरामदेह हैं, तो क्यों रायपुर से बिलासपुर के बीच वैसी आरामदेह बसें नहीं चल सकती कि लोगों को अपनी कारें लेकर न जाना पड़े? देश के बहुत सारे शहरों में यही हाल है कि लोगों का अपनी निजी गाड़ियों का चलन है, और उन्हीं के लिए ये हाईवे बनते हैं, ये फ्लाईओवर बनते हैं, उन्हीं को ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हीं के लिए पार्किंग लॉट बनते हैं। इनसे गरीबों का कोई बहुत भला हो जाता हो मुझको ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। उनके हिस्से की कमाई, उनके जेब से निकला हुआ टैक्स जरूर इन पर खर्च होता है। ये जीडीपी के आंकड़ों में आ सकता है कि इतना ट्रांसपोर्ट का ढांचा इतना बढ़ गया है, उसके कारण ट्रांसपोर्ट इतना तेज हो गया है और इन्वेंट्री इतनी घट गई है कि जो 5 दिन मुंबई से कलकत्ता ट्रक को लगता था, अब 3 दिन में पहुंच जाती है ट्रक। डीजल घट रहा है, हो सकता है सच होगा ये पूरा, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो कारोबारी लोग हैं, संपन्न तबका है, उनकी जरूरत से परे की जो गरीब तबके की स्कूल, गरीब तबके के अस्पताल, गांव-गांव की सड़कें, नदियों के ऊपर पुल, एम्बुलेंस का इंतजाम, और भी ऐसा बहुत सारा है। छोटे छोटे काम को लेकर एक पटवारी के दफ्तर में लोग खड़े रहते हैं, वहाँ पटवारी को कोई ढांचा नहीं देती सरकार काम करने का, कोई कर्मचारी नहीं देती, वो निजी कर्मचारी रखता है और उस नाम से लोगों से पैसा वसूली करता है। तो गरीबों का हाल खराब है। ये देखने की जरूरत है कि ये कंक्रीट के ढांचे किसका फायदा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, संपन्न तबके का, निजी गाड़ियों का, जो गाड़ियां बड़ी होती जा रही हैं। और एक वक्त था, मुझको याद है, 2 ही गाड़ियां इस देश में 99% ही दिखती थी, फिएट और एम्बेसडर। एम्बेसडर सरकारी क्षेत्र में रहती थी, नेताओं के पास रहती थी,
और फिएट उनसे नीचे के निजी क्षेत्र के पास रहती थी। आज तो एक छोटी ट्रक जितनी बड़ी बड़ी निजी गाड़ियां हैं जिसमें लोग चलते हैं। तो क्या ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाहता है कि इतने हाईवे बने, इतने 6-8 लेन सड़कें बने, इतना पार्किंग का इंतजाम हो? क्या ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाहती है? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि देश के शहरों में ट्रांसपोर्ट का, सार्वजनिक परिवहन का, मास ट्रांसपोर्ट का एक ढांचा खड़ा करती? नहीं हो पा रहा है, आज भी नहीं हो पा रहा है। आज भी मैं अपने शहर में देखता हूँ, जिस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त सिटी बस चलती थी। हम 5 या 10 पैसे की टिकट लेकर सिटी बस में चढ़ते थे। आज मुझको उतनी भी सिटी बसें नहीं दिखती है। केवल रायपुर और नया रायपुर, इन एक सैटेलाइट टाउनशिप जो है, केवल उसके बीच बसें दिखती है, बाकी मुझको नहीं दिखती हैं बसें कहीं पर। क्यों ये नौबत है? क्यों गरीबों के काम की बसों का, क्यों सड़कों का ट्रैफिक डेंसिटी, सड़कों पे ट्रैफिक जाम घटाने वाला मास ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं किया जाता है? क्या वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पेट पर लात मारेगा? मुझको याद पड़ता है कि अमेरिका में जिस वक्त ट्रेन चलती थी और ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपनी गाड़ियां बेचनी थी, तो उन्होंने रेलवे खरीदा और रेलवे खरीद के उसको बंद करके पटरियां उखाड़ दी थी। किस लिए? कि ट्रेन रहने से 2 शहरों के बीच उनकी गाड़ियां नहीं चलती थी। आज हालत ये है कि अमेरिका में आपको कहीं से कहीं जाना हो, बहुत ही सीमित जगहों पर ट्रेन है, बाकी सब जगह आपको अपनी खुद की गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। कोई सरकारी बसें छोटी छोटी जगहों पे नहीं जाती, ट्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है अमेरिका। आपको निजी गाड़ियों पे ही जाना है। और ट्रैफिक इतना तेज होते चले गया है, सड़कें इतनी चौड़ी होती चली गई कि आपको बड़ी गाड़ी ही लेना है। तो ये पेट्रोलियम उद्योग के हित में है कि लोग निजी और बड़ी गाड़ी में चलें। इस बात को समझिए, ये बाजार की साजिश है और सरकारें बाजार के हाथ में खेलती हैं। पता नहीं क्यों मुझको कई बार लगता है कारोबार और सरकार, ये दोनों शब्द जो हैं, ये फोनेटिकली इतने आसपास हैं, एक जैसे लगते हैं उच्चारण में। सरकार और कारोबार की सरोकार के नारे धरे रह जाता है। सामाजिक सरोकार, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं जिनका ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनका बेहतर ध्यान रखा जाना चाहिए, वो किनारे रह जाते हैं। और हम बिजली और मशीन से चलने वाले पार्किंग लॉट बनाकर और बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, निजी गाड़ियों के लिए और पार्किंग का इंतजाम जुटा रहे हैं। तो वो गाड़ियां उड़ के तो आने वाली नहीं है ना, उन्हीं सड़कों से होके आएंगी जो कि आज भी जाम पड़ी रहती हैं। दिन में कई घंटे सड़कें जाम रहती हैं, उनके लिए आप और पार्किंग लॉट बना रहे हो। अधिक पार्किंग से शहर की ट्रैफिक बर्बाद होती है। अधिक पार्किंग कोई समाधान नहीं है, ये मैं आपको बतला सकता हूँ। दुनिया के कुछ समझदार देशों ने पार्किंग की फीस और बढ़ा दी ताकि निजी गाड़ियां जो हैं वो लेके निकलने के पहले लोग सोचें कि इसको तो खड़ा करना 600 रुपया घंटा पड़ जाएगा, अगर ऐसा किया जा सके तो। दुनिया में जो समझदार देश हैं वो पार्किंग की जगह को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, पार्किंग की फीस बढ़ाते हैं ताकि लोग जो हैं गाड़ियां लेकर कम निकले। लेकिन इसके लिए वहां पर सरकार, स्थानीय प्रशासन, म्यूनिसिपल, इन लोगों को सार्वजनिक परिवहन, जो सिटी बस, ट्राम, मेट्रो, इसका इंतजाम करना पड़ता है। हिंदुस्तान अपने शहरों में इसका इंतजाम नहीं करता। कुछ बड़े बड़े जो उप महानगर जितनी जगह हैं, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर जैसी जो जगह हैं, यहाँ तक तो मेट्रो पहुँच गई, लेकिन लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होती मास ट्रांसपोर्ट से। और हालत यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में 200 बैटरी बसों के चलने की शुरुआत हो रही है, उसकी तैयारी चल रही है। ये बसें चलेगी बड़ी बड़ी सड़कों पर। वहां से भीतर तक क्या रहेगा पहुंचने का रास्ता, ये कोई संगठित इंतजाम नहीं है। ये पूरी तरह से संपूर्ण कंप्लीट मास ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये केवल मेन रोड पर चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहलाती है कि इन बसों से उतरने के बाद आखिरी के 1-2 मील लोग कैसे जाएंगे, वो सरकार की योजना अभी शून्य है। क्योंकि सरकार अभी व्यस्त है मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाने में। एक के ऊपर एक 8 कारें, 10 कारें एक बेल्ट पे ऐसा घूमेंगी, नीचे आएंगी। हर कार में उसको पार्क करने में और निकालने में कितने की बिजली लगेगी, इसको पूछना चाहिए। ये धरती पे बोझ है बिजली जो है उसको बनाना, कार्बन बढ़ता है धरती पर।
तो सरकारों की जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो नहीं है। न बीमारों की इलाज, न बच्चों की पढ़ाई, न किसी का भी इलाज, न वृद्धावस्था पेंशन, ये सब प्राथमिकता में नहीं आता। कंक्रीट प्राथमिकता में आता है। एक गांव में पहले एक कहावत चलती थी कि कद्दू कटेगा तो सब में बंटेगा। जो पंपकिन रहता है, कुमड़ा, जब कटता है तो एक घर तो खा नहीं सकता, 1 महीना चलेगा। तो किसी घर में बेल में लगा हुआ जब कुमड़ा कटता है तो आसपास के कई घरों में बंटता है। ऐसा ही हाल कंक्रीट का है। जब कंक्रीट ढलेगा तो नेता, अफसर, ठेकेदार सब में बंटेगा। इसलिए कंक्रीट की चाह रहती है। कंक्रीट का पुल, कंक्रीट की इमारत, कंक्रीट के फ्लाईओवर, कंक्रीट की सड़कें। कंक्रीट जो है सरकारी निर्माण कार्य में सबसे अधिक मार्जिन वाला रहता है। सबसे अधिक कमाई उसी से रहती है सबकी। ये जो बरमूडा ट्रायंगल रहता है नेता, अफसर, ठेकेदार का, जिसमें सब डूब जाता है देश का पैसा, वो कंक्रीट से बहुत खुश रहते हैं। इसलिए ये सब होता है। सोच के देखिएगा हमारी प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए। छोटे छोटे गांवों को जोड़ना नदी नालों के ऊपर पुल से, किसी से, क्या वो हो सकता है? या हमको लोहे के जंगले चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, मैकेनाइज्ड पार्किंग? ये दुनिया के विकसित देशों का दौरा करके जब नेता अफसर बाहर से आते हैं तो वो वहां से तस्वीर लेके आते हैं दिमाग में कि मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाएंगे। कारें क्या उड़ के आएंगी पार्किंग लॉट तक लोगों के घरों से और जाम बढ़ाएंगी। सोचिएगा क्या करना चाहिए इस बारे में। मैं तो एक सोचने के लिए सामान भर छोड़कर जा रहा हूँ आपके पास। मेरे पास कोई एक निष्कर्ष, एक समाधान नहीं है। आपको ठीक लगे तो हमारी इस बात को अपने दोस्तों तक बढ़ाइएगा, शायद वो भी इस बारे में कुछ सोचना चाहें। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। और जो मैं कह रहा हूँ, एक बात कई लोगों को बुरी लगेगी कि पार्किंग की जगह कम करना चाहिए और मास ट्रांसपोर्ट बढ़ाना चाहिए। दोनों को एक साथ करना चाहिए। चाहे आप शहरों में सिटी बसें, मेट्रो, ट्राम, जहाँ जो चल सकता है उसको पहले चालू कीजिए। बड़ी बसें, छोटी बसें, जो मेन रोड है वहाँ बड़ी बसें, उसके बाद छोटी बसें, उसके बाद में ऑटो रिक्शा, इस तरह का एक जाल आपको बिछाना पड़ेगा। तभी लोग अपने घर से अपने गाड़ियाँ लेकर नहीं निकलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, चूंकि पूरा गाड़ियों के बारे में, सड़कों के बारे में, अगर दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए। चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठे, हेलमेट को ढक्कन जैसा सिर के ऊपर रख मत लीजिए, उसको नीचे बेल्ट भी लगाइए, वरना वो हेलमेट, आपका एक्सीडेंट होगा, हेलमेट उछल के जाके किसी और का सिर तोड़ देगा जिसने हेलमेट लगाया हुआ नहीं होगा। अपनी जिंदगी का ख्याल रखिए। पुलिस आपकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं है। फिर मिलेंगे।